आप भीम आर्मी के जोश जुनून को जानते नहीं। मेरा सारा दर्द इस समाज के लिए है, बहुजन समाज के लिए। अगर मुझे व्यक्तिगत कोई लालसा होती तो बहुत दल थे इस देश में। अगर आपने रास्ता बंद कर दिया था तो मैं दलों को ज्वाइन करके एमपी एमएलए बन जाता। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब के मूवमेंट को ना मिटने देने की कसम खाई है, संकल्प लिया है। और अब मैंने नहीं, हमारे एक एक कार्यकर्ता ने भीम आर्मी के, आप उनको, क्योंकि वो बहुत सारे कार्यकर्ता जो नहीं जुड़े वो समझदार नहीं, आप अपनी बातें लिख के उनको गुमराह कर लेते हो। फिर उन्हें कुछ दिनों बाद एहसास हो जाता है कि हमें हमारी लड़ाई से रोका जा रहा है, हमें पंगु पिछलग्गू बनाया जा रहा है। फिर वो आके भीम आर्मी के साथ खड़े जाते हैं, क्योंकि मैंने भीम आर्मी के साथियों को स्वाभिमान से समझौता करना नहीं सिखाया और मैंने उनको एक एक पल ये सिखाया कि वो समाज के लिए ईमानदार रहे। मैंने जो ज्ञापन वहां दिया था, मैं उस ज्ञापन को इसलिए आपके आगे पढ़ना चाहता हूं क्योंकि हमारा बुद्धिजीवी समाज आकलन करे, अपने नेताओं का भी आकलन करे, जिनको वोट दे दे के आपने दलित पिछड़े वर्ग के नेताओं को ताकतवर बनाया, उनका भी आकलन करें। हमारी पहली मांग ये थी, और ये मांग इसलिए थी कि मैंने चर्चा की एक साथी से, तो मुझे पता लगा कि एचजेएस के जरिए जो उत्तर प्रदेश में भर्ती होती है उसमें पिछले 10 साल में एक भी हमारा जज नहीं बना, जबकि हमें 22.5% आरक्षण है और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण है। फिर भी 50 बच्चे पिछड़े वर्ग के पिछले 10 साल में जज नहीं बने और एक बच्चा शेड्यूल कास्ट का जज नहीं बना, क्योंकि ताकतवर लोगों ने, जिनकी सरकार है, उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि आप कंपटीशन में अच्छे नंबर ले आओगे, लेकिन आपको इंटरव्यू उनके हाथ में है। इंटरव्यू कुर्सी पे वो लोग बैठे हैं, 80 नंबर कम से कम लाने हैं। वहां हमारे बच्चों के नंबर 79 तक आते हैं और उनके साथ छल हो जाता है। इसलिए मैंने मांग की है, जबकि उत्तर प्रदेश के सामान्य नेताओं को शायद ये ना समझ आया, ना दिखाई दिया हो, क्योंकि एचजेएस के जरिए जो जज बनेगा, एडीजे बनेगा, वो 10 साल में हाई कोर्ट का जज बनेगा और अगले 10 साल में हो सकता है या 12 साल 15 साल में उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिल जाए। व्यवस्था पहले से नहीं चाहती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हायर जुडिशरी में हमारे जज हों, जो वहां से हमारे साथ छल होता है वो बंद हो जाए। इसलिए हमने मांग की है कि एससी एसटी ओबीसी के, अल्पसंख्यक के वर्ग के जो लोग हैं, उनको संख्या के आधार पे, जिसकी इतनी संख्या पर उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पे जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में आरक्षण व्यवस्था की जाए। अगर आप क्लोजम सिस्टम नहीं खत्म करें, ठीक है, हम जिस दिन होंगे तो हम तय करेंगे कैसे होना है, हम संविधान के जरिए नियुक्तियां करेंगे, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बना के। लेकिन अगर आप वहां हैं और ये इसको खत्म नहीं करना चाहते और सरकारें उनसे घबराती हैं, तो फिर आप वहां हमारी संख्या के आधार पर हमें आरक्षण दो, हमारे लोगों को भर्ती करो, हमारे जज होने चाहिए। वो जज वहां बैठ के जब वो कलम चलाएं तो उनको हमारा दर्द पता होना चाहिए। आज की जुडिशरी जो बायस्ड है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है अपने समाज के हित की बात कहने में। आपके नेताओं में हिम्मत हो तो कहो और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को चैलेंज करो कि वो हमारे साथ बैठ के वहां धोखा करते हैं, हमें न्याय नहीं देते। हमने दूसरी मांग ये की है कि संविधान के अनुच्छेद 338 में के तहत आपने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग गठित किया है। वो आयोग का काम है कि वो निगरानी करे हर चीज की, जो अन्याय अत्याचार हमारे साथ हो रहा है और जो आज की हमारी हालात है उन पे निगरानी करे। 20-20 हजार एक आयोग के यहाँ पेंडिंग फाइल पड़ी हुई है, एप्लीकेशन पड़ी हुई, कभी कोई संज्ञान नहीं लेता। यहाँ के नेता ने कभी आयोग के बाहर जाके धरना दिया, आयोग से सवाल किया, आयोग से कभी पूछा? कई जगह पे आयोग भी नहीं बना है, जैसे बिहार में आयोग नहीं बना हुआ है अभी, वहां महिला आयोग भी नहीं, एससी आयोग भी नहीं। मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर को भी कहा कि भाई आप अपने यहाँ तो आयोग बनाओ, आप पूरे देश में घूम रहे हो, कम से कम पहले अपने यहाँ आपको आयोग बनाना चाहिए। आपके यहाँ इतना अन्याय हो रहा है, आपको उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। ये कहने की हिम्मत चंद्रशेखर आजाद में है, क्योंकि उसके समाज ने हिम्मत उसको दी है। इसलिए मैंने कहा है कि सब स्टेट में जहां आयोग की कमी जाए, जैसे 2.5 साल से उत्तर प्रदेश के नेताओं को नहीं पता लगा कि उत्तर प्रदेश में भी आयोग का गठन हो जाना चाहिए। 2.5 साल से आयोग का गठन नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। आयोग है एससी आयोग, लेकिन उसके जो चेयरमैन है वो अभी तक नहीं बने हैं, ना सरकार को फुर्सत मिली। और हमने ये भी मांग की कि एससी एसटी के मुकदमे सुनने के लिए एससी एसटी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, एससी एसटी एक्ट में 6 महीने में सजा होने का प्रावधान है।
60 दिन के अंदर सजा होने का प्रावधान है, किसी मुकदमे में नहीं होती। अब आप देखना किस तरह मैं आपके अधिकारों को, निगलने वाले, लूटने वालों को सबक सिखाने का काम करूंगा कल के बाद, आप देखना। इसलिए हमने एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की मांग की है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जिला स्तर तक SC/ST आयोग का भी गठन हो, कि हमें यहाँ आयोगों का इंतजार न करें, हम वहीं अपने जिले में जाके अपने आयोग से अपनी समस्या रख सके और वहां से हमारी समस्या पे काम हो सके। जो अधिकारी बायस हो गया, किसी लालच में हमारे खिलाफ काम न कर रहा हो, हमारे खिलाफ काम कर रहा हो, उस पर कार्रवाई हो सके। मैंने ये भी मांग उठाई है कि SC/ST के कर्मचारियों का, हम तो कर्मचारी नहीं है, SC/ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। कर्मचारी क्या तो अपने आप आवाज उठाते, नेता तो नहीं उठाते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है उन्होंने, मगर एक ही बात लगा दी उसमें, नियम एक लाइन जोड़ दी कि सरकार चाहे दे सकती है, आपकी सरकारें नहीं है, बहुत जगह आपको नहीं मिल रहा है, ये आपका विषय है। लेकिन हम, जब आप हमें वोट देते हो, हमारे साथ खड़े होते हो, इस आंदोलन में मदद करते हो, इस आंदोलन के सिपाही हो, जागरूक हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी कि आपके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ें। आपको इसके लिए सड़कों पर ना लड़ना पड़े, आपको इसके लिए आंदोलन ना करना पड़े, आपको किसी भी तरह की पनिशमेंट का शिकार ना होना पड़े। ये आपके नेताओं की जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को हम उठाएंगे और SC/ST OBC के जितने कर्मचारी उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दिलाने का काम करेंगे। और फिर वहां से बैकलॉग पैदा होगा। हमने मांग की है, नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते कि देश में जितना भी बैकलॉग हो, सभी सरकारें उस बैकलॉग को पूरा करें, जिससे कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। कहीं किसी स्टेट में 4 लाख विभागों में 4 लाख का बैकलॉग है, कहीं 5 लाख का, कहीं 2 लाख, कहीं 1 लाख का है। अब ये सारा बैकलॉग भरोगे तो इतने बच्चों को नौकरी मिलेगी, दलित पिछड़ों के बच्चों को, वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। ये इसलिए नौजवानों को इसके लिए सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है, इसका ये काम भी हमारी पार्टी करेगी। इसलिए मैंने ये मांग उठाई है। हमने मांग की है कि जाति का जनगणना होनी चाहिए। आप इसको चुनावी मौसम के साथ यूज करते हो, चुनाव आया तो आप इस पे बात करने लगे और फिर भूल जाते हो। हम इसके लिए एक बड़ा जो है जन आंदोलन तैयार कर रहे हैं और हम मंडल बनाम कमंडल की यात्रा पूरे देश में करेंगे, कि जिससे इस देश के पिछड़ों के, इस देश के अल्पसंख्यकों के, इस देश के दलितों की, इस देश के आदिवासियों की जनगणना हो। SC/ST की तो होती थी, 21 में उन सरकार अभी बात नहीं करे, नेताओं ने कभी सवाल नहीं किया, कोई मोर्चा नहीं निकाला, कोई डिबेट नहीं की। इसलिए हमने मांग की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक हमारे साथी अनुरुद्ध छोटे भाई, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बात पे, हमारे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और उन सब साथियों को धन्यवाद देता हूं जो कहीं ना कहीं, चाहे वो लोकेंद्र गुर्जर हो या कोई भी साथी हो जो इस काम को कर रहा है, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। मैं नीरज पटेल जी को भी धन्यवाद देता हूं, मैं RS पटेल जी को भी धन्यवाद देता हूं, मैं प्रोफेसर रतनलाल जी को, दिलीप मंडल जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो कहीं ना कहीं अपने भाषणों के जरिए, अपनी बातों के जरिए समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक हमारी बहन है दीदी निर्देश में, उनको भी धन्यवाद देता हूं। ऐसी तमाम बहनों को धन्यवाद देता हूं, भाइयों को धन्यवाद देता हूं, जिनके नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, जो पूरे देश में कहीं ना कहीं इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे भाई हैं संदीप बौद्ध, वो भी इस काम को कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम। मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। महापुरुषों की कृपा उन पर बनी रहे, वो इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाते रहे। हमारी मांग है कि जितनी संख्या बढ़े उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पैमाने के साथ, इस अनुपात में संख्या के आधार पर आरक्षण का फॉर्मूला देश में लागू हो। जितनी भी हमारी एक और मांग है, सरकारी संस्था उपक्रमों का जो निजीकरण करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, वो निजीकरण बंद हो और जितनी संस्थाओं का निजीकरण कर देगा उपक्रमों का, उनका दोबारा से राष्ट्रीयकरण हो। ये भी हमारी मांग है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिले, वो लोग पूरे देश में कहीं ना कहीं आंदोलन करें। स्पेशली हरियाणा में इसका आंदोलन चल रहा है। मैं उन सब साथियों का आश्वस्त करता हूं
कि हम लोग मेहनत करेंगे और आपकी इस काम को कराने काम करेंगे। हम कर्मचारी नहीं है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ना ओल्ड है ना वर्तमान है, लेकिन आप हमारे साथ खड़े हैं, आप हम पे भरोसा करते हैं, तो आपकी लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम इस काम को करेंगे। देश की सरकार ने अग्निवीर योजना लाके जिस तरह से नौजवानों को ठगने किया, स्पेशली उन किसान जातियों को जिनके बच्चे जाते थे, उन मेहनत कश जातियों को जिनके बच्चे जाते थे आर्मी में, और आपने 4 साल की नौकरी करके जिस तरह का ये षड्यंत्र रचा, ये एक बहुत डरावना आपने खेल खेला अपने निजी स्वार्थों में। आज लोग ट्रेनिंग के बीच में छोड़ छोड़ के बच्चे आ रहे हैं, इसलिए अग्निवीर को खत्म करना चाहिए और पुरानी भर्ती जो है आपको लागू करनी चाहिए। मैंने तो कल ये भी मांग उठाई थी कि आप हमारी चमार रेजिमेंट में बहाल कर दो। आप अगर आपको जाति के आधार पर रेजिमेंट बना के रखनी है, बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए, लेकिन हमारे लोग इतने ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, इतिहास इस बात का गवाह है, तो जो देशभक्त जातियां हैं उनको भी आप मौका दो। आप पाल समाज की रेजिमेंट बनाओ, आप गुर्जर समाज की रेजिमेंट बनाओ, आप सैनी समाज की रेजिमेंट बनाओ, आप यादव समाज की रेजिमेंट बनाओ। आप हम लोगों को भी देश सेवा का मौका दो, और आप देखो किस तरह हमारे नौजवान देश की रक्षा करते हैं, उनको बहादुरी से काम करते हैं देश के लिए। एक हमने मांग उठाई, मैं खेती किसानी अब नहीं कर रहा हूं, मेरे फादर करते थे, लेकिन मैं देश के किसानों की पीड़ा समझता हूं, इसलिए हमने मांग उठाई है कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी मिले। एक हमारे साथी गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी आए थे, चौधरी पुष्पेंद्र जी हमारे किसान नेता, राज्यपाल जी आए थे, एक तेजवेंद्र सिंह विरक जी हैं, वो तमाम नेता आए थे। वो लोग लगातार मेरे साथ चर्चा में रहते हैं। मैं समझता हूँ सुमन हुड्डा हमारी बहन, वो लोग लगातार चर्चा में रहते हैं, इसलिए मैं उनके संघर्ष को समझता हूँ। उनको जेल भेजा जाता है, उनको लाठियां खानी पड़ती है, किसान सड़कों पर रहता है। मैं किसानों का दर्द समझता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए हमने मांग की है कि किसान की हर फसल की जो है एमएसपी की गारंटी जो है, और वो भी समय के अनुसार समयबद्ध कानूनी गारंटी जो है सरकार को देनी चाहिए। प्लस जो पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पे जो पैसे जो है सुविधाएं देते हैं, जो पीएम किसान परिवारों को जो पीएम किसान योजना का नाम लाभ मिलता है, जो आप 6,000 रुपए देते हैं, उसको 6,000 से बढ़ा के आपको 24,000 रुपए सालाना करना चाहिए। हमने ये भी मांग उठाई है। फिर हमने मांग उठाई है कि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसमें जितने भी किसानों पर मुकदमे आपने किए थे, क्योंकि 700 से ज्यादा किसानों की जान गई, वो मुकदमे आप वापस लें। ये भी मांग हमने उठाई, क्योंकि हम हमेशा किसानों के आंदोलन के साथ खड़े रहे। हमने ये भी मांग उठाई, हमारा एक बहुत बड़ा हमारे समाज का वर्ग जो सफाई कर्मचारी काम करता है, उनको स्पेशल टारगेट करके उसके साथ जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, जिस भी विभाग में काम करते हैं, उन कच्चे कर्मचारियों की समस्या को समझते हुए हमने ये मांग की है। पहली हमारी मांग है कि पहले तो कच्ची नौकरी होनी नहीं चाहिए, और संविदा की नौकरी, ठेकेदारी की नौकरी होनी नहीं चाहिए, और जो लोग अभी इस पे कर रहे हैं उनको आप समान काम समान वेतन, जितना वेतन आप सरकारी कर्मचारी को देते हैं उतना ही वेतन उनको दें। दिल्ली में बहुत कच्चे कर्मचारी हैं, 30-30 साल से मेरी माए बहने, मेरे चाचा ताऊ गटर में उतर के मैला अपने सर पे उठा के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। कभी किसने सुध नहीं ली, सरकार जब चाहे उनको निकाल देती है। 30-30 साल सेवा करने वालों को पक्के नहीं किया गया, वो मर जाते हैं सफाई करते करते। बहुत सारे रोडवेज में कच्चे कर्मचारी हैं, बिजली विभाग में कच्चे कर्मचारी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे कच्चे कर्मचारी हैं। वो भी इतना ही समय देते हैं, वो भी इतनी एनर्जी लगाते हैं, एक टांग पे खड़े रहते हैं, सेवा करते हैं, वो भी अपनी जान को जोखिम डालते हैं। उनकी कच्ची नौकरी को पक्का करना चाहिए। इसलिए हमने मांग की है कि जिन लोगों ने 5 वर्ष से ज्यादा ठेकेदारी पे या संविदा पे जैसे भी काम किया, उनकी कच्ची नौकरी को पक्की करो। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता जो हैं, उन बहनों का भी वेतन बढ़ाओ, उनको भी उनके पैरों पर खड़े करो। ये मांग हमारी इसलिए क्योंकि मैं इस समाज से आता हूं, मैं इस दर्द को जानता हूं कि कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। 7-8-9 हजार की नौकरी में, कच्ची नौकरी में कुछ होता नहीं है। लोग खून के आंसू रोते, अपने जख्म को किसी को बता नहीं पाते, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दिला पाते, अच्छा खाना नहीं दिला पाते, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ आजादी के बाद कुछ दिया नहीं है। सरकारों ने सिर्फ वोट ली है और मजाक उड़ाया हमारी गरीबी का, हमारी बेबसी का।
हमारी सरकारों में बैठे ताकतवर लोग हमारी बहनों के फटे कपड़ों में झांकने में भरोसा रखते हैं। वो चाहते हैं उनके कपड़े फटे हुए रहें, जो वो आराम से झांक पाए हमारी बहनों के तनों को, हमारी माओं के तनों को। उनको हमारे लोग बड़ों के, हमारे बुजुर्गों के फटे कपड़े देख के आनंद आता है। हमने मांग की है कि सरकार यूनिफॉर्म, पहले सीए लेके आई, सीएन फिर एनआरसी, हमने उसका भी जबरदस्त करके अपोज उसको किया। सरकार उसका षड्यंत्र बताया, सच बताया कि सरकार का उसके पीछे तर्क क्या था। सरकार ने बहुत झूठ बोले, लेकिन हमने संवैधानिक रूप से उनका तर्क दिया कि जो भारत में नागरिक है इस देश का, आप कानून के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जो आजादी के बाद और जिस दिन से देश आजाद हुआ तब से जो इस देश में है, उनके साथ किसी भी तरह का जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर, लेकिन फिर भी हमें सहना पड़ता है। इसलिए हमने उस समय भी इसको अपोज किया। अब यूसीसी पे सरकार बात की, हमने एक बात कही है कि पहले आप ना, जो इस देश में कानून होने के बावजूद भी, उस पे अपराध घोषित होने के बावजूद भी जो सामाजिक गैर बराबरी और इन वर्गों को सामाजिक अपमान का जो सामना करना पड़ता है, और जो आर्थिक गैर बराबरी है उसका जो सामना कर, पहले आप सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, लैंगिक गैर बराबरी जो है, धार्मिक गैर बराबरी जो है, पहले आप उसको दूर करने की बात करो। आज देश अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 का आप हवाला दे रहे हो, उसमें भी ये कहा गया कि आप थोप नहीं सकते हो किसी के ऊपर जबरन। और फिर भी हमने कहा कि अगर आप इसमें मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, आदिवासियों के हितों के पे कुठाराघात करोगे, उन पे हमला करोगे, तो फिर हम इसको अपोज करेंगे, हर कीमत पे अपोज करेंगे। ये बात भी हमने सरकार को बताई। हमने ये भी कहा है, मैंने झारखंड की सरकार से पूछा था, मैं सभी सरकारों से पूछता हूं, मेरा काम है पूछना, आपने मुझे इसीलिए तैयार किया है कि आपने मॉब लिंचिंग पे कानून बनाने को कहा था। मैं देश की सारी जो अभी केंद्र की सत्ता के विरोधी जो सरकारें हैं, मैं उनसे भी सबसे कहता हूं कि आपको अपने यहाँ मॉब लिंचिंग पे कानून बनाना चाहिए। भीड़ को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। भीड़ की हिंसा का आपने उदाहरण मणिपुर में देखा। मणिपुर की ये एक घटना आपके सामने आई तो आप चीख पड़े। मणिपुर में जो घटना 2 महीने पुरानी, मणिपुर की बच्चों ने क्या क्या नहीं सहा, मणिपुर के लोगों ने क्या क्या नहीं सहा। वो राजनीतिक स्वार्थ के भेंट चढ़े इन सरकारों के। क्या इसका जवाब है सरकार के पास? दुखी हूं, क्रोधित हूं। आप प्रधानमंत्री हैं सर, आप दुखी क्यों हैं? आप क्रोधित क्यों? अपने क्रोध की ज्वाला से कलम चलाइए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दीजिए, पूरी सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। आपको किसने रोका है सर?